Hello students, today we will discuss the remaining part of chapter Nationalism in India, class 10th history. बेटा इसमें हम आज स्टार्ट करेंगे टूवर्ड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की तरफ से। देखिए इसका अगर हम हिंदी मतलब समझे बेटा डिसओबीडियंस, तो इसका मतलब होता है सबने अवज्ञा, ठीक है ना। तो देखिए किसी भी बात को अगर आप विनय पूर्वक मना कर देते हैं तो वो हम अवज्ञा में लेते हैं, और भी कैसे सबने अवज्ञा करके। जैसे आपके ही घरवाली कोई कहे मम्मी पापा कि बेटा एक गिलास पानी दो, और आप खड़े हो हाथ जोड़ो कि नहीं पापा हम पानी नहीं ला सकते हैं, तो इस तरीके से आप ये कह सकते हो कि आपने उनकी अवज्ञा किया, उनका कहना नहीं माना, वो भी कैसे मना किया उनको, अपने सविनय पूर्वक। तो इसमें आप यही देखेंगे कि ब्रिटिश कुछ कानून पास करते हैं जिनका महात्मा गांधी विरोध करते हैं, लेकिन वो भी एक नम्रता से, शीलता से। तो यहाँ पर हम वही देखेंगे कि उन्होंने आज्ञा कहने मतलब ब्रिटेन ने कहा कि ब्रिटिश लोगों ने कहा कि आपको ये आज्ञा माननी पड़ेगी, आपको साल्ट लॉ को फॉलो करना ही पड़ेगा। बट महात्मा गांधी ने बहुत अच्छे से कहा कि हम आपके साल्ट लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। तो आइए हम देखते हैं, कुछ ऐसा ही इसमें है। तो बेटा यहाँ पर हम लोग देखेंगे जैसे कि जब मूवमेंट चल रहा था बेटा, तो महात्मा गांधी को वन टाइम में ऐसा लगा कि शायद ये उनका मूवमेंट सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि चौरी चौरा कांड हो चुका था 1922 में। तब महात्मा गांधी ने सोचा कि क्यों ना पहले हम अपने देशवासियों को जोड़ें, उनको अपनी बातों को ढंग से रखें, उनको ट्रेंड करें हम, तब हम जाकर के कोई मास मूवमेंट करें, ठीक है ना। तो उसी समय बेटा हुआ क्या कि CR दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म द स्वराज पार्टी। अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, Who formed the Swaraj Party? Your answer CR Das and Motilal Nehru. Within the Congress to urge for a return to council politics. चूँकि कांग्रेस ने मना कर दिया था कि हम काउंसिल पॉलिटिक्स को नहीं ज्वाइन करेंगे, तो इन लोगों ने सोचा कि चलिए आधे लोग विरोध करते हैं, कुछ लोग सपोर्ट में आते हैं कि चलिए हम अगर राजनीति में आ जाते हैं तो हम ब्रिटिश के साथ मिल करके हम देश का भला करेंगे, क्योंकि जब हम पार्टी में होंगे तो हम भी उनके साथ में होंगे, तो कहीं ना कहीं हम अपनी बातों को रखेंगे, मनवाएंगे और हमारी बातों को फॉलो भी किया जाएगा। During 1926 to 30, एग्रीकल्चर प्राइसेस began to fall due to the worldwide economic depression। अब हुआ क्या बेटा कि 1926 से 1930 के बीच में एक वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन स्टार्ट हुआ, जिसको बोलते हैं आर्थिक मंदी। मंदी में देखो होता क्या है बेटा कि सामान तो होते हैं बट उनको परचेज करने वाला जल्दी से कोई नहीं मिलता है, तो उनका प्राइस फिर धीरे धीरे डाउन पड़ जाता है और फिर कंपनियों को घाटा होने लगता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से देश बहुत ही बैड कंडीशन सिचुएशन से उस समय गुजर रहा था। अब बेटा हम लोग बात करते हैं साइमन कमीशन की। देखिए 1928 में साइमन कमीशन भारत में आया, और इसके जो हेड थे उनका नाम था सर जॉन साइमन, उन्हीं के नाम पर ये इसका नाम रखा गया साइमन कमीशन। अब इसमें देखिए जो मेन प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम ये थी, द कमीशन डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर्स। इसमें कोई भी भारतीय मेंबर नहीं था। इसका काम क्या था बेटा, ये भी समझ लीजिए कि ये बनाया क्यों गया था, फॉर्म क्यों किया गया था। देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड अ कमीशन टू एक्वायर द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म इन इंडिया एंड सजेस्ट चेंजेस। कि भारत में जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म होने हैं, जो भी संविधान बनाया जाना है, उसकी क्या ज़रूरत पड़ेगी, कैसे लोग उसको बना पाएंगे, या इंडियन सभी उस लेवल के हैं कि नहीं हैं, अगर ना हो तो हम मदद करें उनकी, ठीक है ना। तो अगर उसमें आप सोचो कि कोई भी भारतीय नहीं रखा गया, तो ब्रिटिश अपने हिसाब से उसका आकलन करेंगे बेटा, अपने हिसाब से जा करके अपने देश को बताएंगे। इसका विरोध होने लगा कि कम से कम अगर आपको भारतीयों की कंडीशन को जानना है, समझना है, तो कम से कम 2-4 भारतीय को रखो, तो वो ले जाके आपको दिखाएगा उन एरिया में, उन लोगों से मिलवाएगा जहाँ पर कंडीशन बहुत बैड है। और ब्रिटिश को क्या पता इसके बारे में, हमारी बैड कंडीशन को, उसको तो लगता है बस इंडिया से जितना आप पैसा खींच पाओ खींचो। When the Simon Commission arrived in India 1928, it was welcomed with the slogan "Go back Simon"। और जब 1928 में साइमन भारत आया तो बेटा इसका विरोध होने लगा और साइमन गो बैक के नारे लगाए जाने लगे। जितनी भी पार्टियां थी, इवन मुस्लिम लीग भी साथ में आ गई, किसके, भारतीयों को, और उन्होंने सपोर्ट किया भारतीयों का कि साइमन गो बैक में। और इसी में लाला लाजपत राय को पंजाब में बेटा मारा जाता है, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। यू कैन सी इन दिस इमेज हाउ द मास मूवमेंट वाज एंड किस तरीके से चलाया गया था बेटा, किस तरीके से लोगों ने विरोध किया था। अब स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं लाहौर सेशन 1929। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है और ये मैप में फिल करने के लिए आता है।
कि शो कीजिए आप कांग्रेस के लाहौर सेशन 1929 को, या 1929 में लाहौर कांग्रेस का सेशन कहाँ पर हुआ था। इन दिसंबर 1929 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू द लाहौर कांग्रेस फॉर्म द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज मीन्स फुल इंडिपेंडेंस। देखिए 1929 में भारतीयों ने पूर्ण स्वराज की मांग की। तो आपको यही पूछा जाएगा क्वेश्चन, इन विच कांग्रेस सेशन द इंडिया डिमांड्स और द पीपल डिमांड्स और द कांग्रेस सेशन डिमांड्स पूर्ण स्वराज। तो आपका आंसर क्या होगा बेटा उसमें, 1929 लाहौर सेशन। 26 जनवरी 1930 वाज डिक्लेयर एज द नेशनल इंडिपेंडेंस डे, और 26 जनवरी 1930 डिसाइड किया गया कि हम लोग अब हर साल 26 जनवरी को एक नेशनल इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। व्हेन पीपल वर टू टेक अ प्लेस टू स्ट्रगल फॉर द कंप्लीट इंडिपेंडेंस, और जहाँ पर लोगों ने खड़े होकर के कहा कि आज से हम ये शपथ खाते हैं कि हम भारत को पूर्ण आज़ादी दिलाने के लिए हम प्रयास करेंगे। तो देखिए इसके पहले क्या था बेटा कि पूर्ण आज़ादी की बात नहीं होती थी, हम लोग अपने अधिकारों की बात करते थे कि हमको इलेक्शन के माध्यम से अधिकार मिल जाएं, या हम अपना ध्यान आकर्षित करें किसी तरीके से, हमको अधिकार, हम अधिकार की बात करते थे। बट यहाँ पर ये हुआ कि नहीं, अधिकार नहीं, तो मेरा देश ही है, हमको इन्हें भगाना है और हमें अब आज़ाद होना चाहिए। बस हम इतना जानते हैं कि हमें पूर्ण कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, क्योंकि जब ये चले जाएंगे तो हम अपने सारे अधिकार ऑटोमेटिक पा जाएंगे। Now students we discuss Salt March and the civil disobedience movement। अब देखिए महात्मा गांधी फाउंड इन साल्ट पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन। हुआ क्या था बेटा कि जब अंग्रेज़ों को लगा कि हम भारतीयों पे अपना शासन नहीं कर पाएंगे या हमको दिक्कत हो रही है, तो उन्होंने कुछ ऐसे टैक्स लगाना स्टार्ट किया जिससे भारतीयों को मजबूर कर सकें। तब उन्होंने साल्ट टैक्स लगाया, अर्थात भारत का कोई भी व्यक्ति नमक का उत्पादन नहीं करेगा, अंग्रेज उसका उत्पादन करेंगे और अपने मनमारे रेट पे बेचेंगे। तो हुआ क्या कि जो बेटा सपोज कीजिए, मान लीजिए साल्ट आज जैसे या उसी समय मान लीजिए 10 रुपये किलो रहा होगा, तो अंग्रेजों ने जब बेचना स्टार्ट किया बेटा तो उसको 500 रुपये किलो कर दिया। अब यहाँ पर क्या था कि उन्होंने इतना दाम बढ़ा दिया कि गरीबों के बस की बात नहीं रही। अब नमक एक ऐसी चीज़ है कि इवन रिच एंड पुअर दोनों यूज करते हैं उसको। तब महात्मा गांधी को लगा कि अब ये मौका है जिसके थ्रू हम अपने पूरे देश को यूनाइट करेंगे और अंग्रेजों के विरुद्ध हम स्टैंड होंगे फिर से एक बार स्ट्रांगली। ऑन 31 जनवरी 1930 ही सेंट अ लेटर टू वायसराय इरविन और 11 डिमांड। तो महात्मा गांधी ने फिर एक लेटर लिखा बेटा, और 31 जनवरी 1930 को लॉर्ड इरविन, उसमें भारत के गवर्नर जनरल थे, उनके पास इन्होंने अपनी 11 डिमांड को भेजा कि ये डिमांड हमको चाहिए। और उसमें क्या थी, सम दीज वर द जर्नल इंस्ट्रक्शंस इंटरेस्ट, कुछ उसमें से सामान्य सी बातें रही होंगी, ठीक है ना, और कुछ ये थी कि जैसे कि डिफरेंट क्लास को लेकर के, इंडस्ट्रियलिस्ट को लेकर के, पीजेंट को लेकर के, मतलब जो टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, जो डिफरेंट क्लास हैं दे रहे हैं उसको बेटा, जो इंडस्ट्रीज पर जो भी अवरोध लगाए गए थे अंग्रेजों के थ्रू उसको, और जो पीजेंट्स पर लगाए गए थे। इस तरीके से महात्मा गांधी ने अपनी डिमांड रखी कि आपको ये मानना ही पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज हम एक नेशन वाइड मूवमेंट कर देंगे। और दूसरी बात उसमें सबसे जो मेन थी उसमें क्या था कि डिमांड टू एबोलिश द साल्ट टैक्स। महात्मा गांधी ने यह भी कहा था कि आपको नमक पर से कर हटाना पड़ेगा, अर्थात आप ये नहीं कह सकते हैं कि कोई भी इंडियंस नहीं बना सकता है, या भी आप ऐसा अगर कर ही रहे हैं तो इतना टैक्स उस पर से हटा लीजिए जिससे किसी को भी दिक्कत ना हो, क्योंकि साल्ट वाज समथिंग कंज्यूम बाय द रिच एंड पुअर्स, ठीक है ना, साल्ट नमक सबके लिए नीड होती है। द टैक्स ऑन द साल्ट द गवर्नमेंट मोनोपाली ओवर द प्रोडक्शन। महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड रिवील्ड द मोस्ट अप्रोसिव फेस टू द ब्रिटिश रूल। तो इस तरीके से महात्मा गांधी ने फिर क्या किया बेटा, जब उनकी डिमांड को 11 डिमांड को लॉर्ड इरविन ने मना कर दिया कि हम नहीं कर पाएंगे आपकी डिमांड एक भी फुलफिल इसमें से, तब महात्मा गांधी ने बेटा क्या किया, साल्ट मार्च स्टार्ट किया। फिर महात्मा गांधी क्या किया बेटा, अपने 78 वॉलेंटियर्स के साथ में, जो उनके विश्वसनीय व्यक्ति थे उनके साथ में वो चलते हैं बेटा, और इस तरीके से 240 मील वो चलते हैं कंटिन्यू। साबरमती आश्रम से बेटा स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी, और लास्ट में जाके दांडी वो अपनी यात्रा को ख़त्म कर देते हैं। कुल मिला के 24 दिन की यात्रा होती है बेटा। 10 माइल्स से लोग पर डे चलते हैं। थाउजेंड्स लोग महात्मा गांधी को रास्ते में सुनने आते हैं। भाई जिस रास्ते से जाते हैं वहाँ तक लोग पहुँचते हैं उनको सुनने के लिए।
और अंत में जाकर 6 अप्रैल को ये लोग पहुँचते हैं दांडी, और दांडी में पहुंचकर इन लोगों ने क्या किया, खुद से नमक बनाया। अर्थात यहीं पर महात्मा गांधी ने क्या किया है कि जो उन्होंने आर्डर दिया था कि आपको नमक नहीं बनाना है, ब्रिटिश ने कहा था, उसी नियम को महात्मा गांधी ने जाकर के तोड़ दिया। तो इस तरीके से क्या हुआ कि सबने अवज्ञा आंदोलन यहाँ पर हुआ, सिविल डिसओबीडियंस। उन्होंने आज्ञा दिया, हमने उसका अवज्ञा कर दिया। आप इस इमेज में देख सकते हो बेटा, ये साल्ट मार्च की इमेज है, और जिस तरीके से महात्मा गांधी वन रूट कंप्लीट करते हुए गए थे अपने 78 वॉलंटियर्स साथ में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जैसे कि वो साल्ट मार्च 12 मार्च से स्टार्ट होकर के बेटा 6 अप्रैल तक चला था, तो इस तरीके से 24 डेज चला था कंटिन्यू। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। स्टूडेंट्स आप लोग बेटा देख सकते हैं, और ये दांडी मार्च का रूट है, ठीक है ना, महात्मा गांधी जो चले थे बेटा। तो आप यहाँ से सबसे ऊपर देखिए, लिखा गया है साबरमती आश्रम। बेटा यहाँ से महात्मा गांधी चलते हैं अपने 78 वॉलंटियर्स के साथ में, और बेटा ये लास्ट में है दांडी। यहाँ पर पहुँचते हैं, ये देखिए एकदम ओशन के किनारे है, और ओशन से नमक बनाया जाता है बेटा। तो वहाँ पर पहुँच के उन्होंने नियम को ब्रेक किया था। ये रास्ते में आपको जहाँ जहाँ रुके थे 24 दिनों में, है ना, ये वहाँ का रूट दिखाया गया है, कहाँ कहाँ पर वो रुके थे। Now next point we discuss civil disobedience movement 1930. Under the leadership of Mahatma Gandhi, it was launched in 1930 and began with the Dandi March. ठीक है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया गया डांडी मार्च के साथ में। देखिए बेटा, डांडी मार्च को हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बोलते हैं और साल्ट मार्च भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसके 3 नाम है, उसको आप ध्यान रखिएगा। अगर आ ही जाता है कि राइट अबाउट द साल्ट मार्च और द डांडी मार्च और द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो आपको यही जो अभी आपने देखा ये सब लिखना है आपको। ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पीपल्स वर आस्क्ड टू रिफ्यूज कोऑपरेशन विद ब्रिटिश टू ब्रेक द कॉलोनियल रूल्स। और ये नहीं, लोगों ने शपथ भी खाई कि अब हमें ब्रिटिश का सपोर्ट नहीं करना है, बल्कि उनको यहाँ से भगाना है देश से। थाउजेंड्स ऑफ द पीपल्स across the country broke the salt law, foreign clothes for boycott and liquor shop for picked। फिर वही स्टार्ट हो गया कि लोगों ने साल्ट लॉ को ब्रेक किया, है ना, फॉरेन क्लॉथ को बायोकाट किया गया, उनकी होली जलाई गई विदेशी कपड़ों की बेटा। वहाँ से जो सामान आते थे विदेशों से उसको परचेज करना बंद कर दिया गया, और शराब की दुकानों को पिक्ड कर दिया गया, मीन्स बंद कर दिया गया या फिर तोड़ दिया गया। पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू एंड चौकीदारी टैक्सेस। किसानों ने रेवेन्यू टैक्स और चौकीदारी टैक्स पेड करने से भी मना कर दिया कि हम कोई भी टैक्स अब ब्रिटिश को नहीं देंगे। विलेज ऑफिसर्स रिजाइन एंड मेनी प्लेस फॉरेस्ट पीपल्स वायलेटेड फॉरेस्ट लॉ। गांव के जो ज्वाइन किए थे ब्रिटिश को, जिन लोगों ने जो टैक्स वसूल करके देते थे ब्रिटिश को, उन लोगों ने उनकी सत्ता को छोड़ दिया कि नहीं, हम ब्रिटिश के साथ अब नहीं रहेंगे, भारतीयों ने। और यही नहीं बेटा, जो बाउंडेशन लगाया गया था ट्राइबल्स को कि आप जंगल में नहीं जा सकते हैं, अब आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हो गई। लोगों ने जाना स्टार्ट कर दिया कि अब हम किसी से नहीं डरेंगे, ये हमारा देश है, हमारी प्रॉपर्टी है। When महात्मा गांधी हिमसेल्फ वाज अरेस्टेड, वर्कर्स अटैक ऑन द पुलिस पोस्ट, म्यूनसिपल बिल्डिंग्स, लॉ कोर्ट्स एंड रेलवे स्टेशन। फिर महात्मा गांधी को बेटा गिरफ्तार कर लिया गया, चूँकि इन्हीं के सारे पर मूवमेंट चल रहा था। तो फिर लोगों ने और वायलेंस स्टार्ट हो गया और हिंसात्मक हो गया। इस तरीके से आप देखेंगे तो जगह जगह पे तोड़ फोड़ होने लगी। कॉलोनियल गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद द पॉलिसी ऑफ ब्रूटल रिप्रेशन। लेकिन ब्रिटिश भी नहीं मान रहे थे, वो भी अपना क्या हुआ, निर्दयतापूर्वक इस मूवमेंट को बंद करने में लगे हुए थे। ओके स्टूडेंट्स, आई होप बेटा आपको आज का वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। बेटा वीडियो लंबा ना हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा उसमें मैटर भी डालना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा सा आप भी सब्र बना के रखें, हमारे साथ जुड़े रहें बेटा। हम हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। आपकी एग्जाम के लिए जो भी इंपॉर्टेंट थिंग्स होगी बेटा उनको भी हम डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी डिस्कस करेंगे बेटा। सो आई होप कि बेटा वीडियो आज का आपको बहुत ही पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू क्लास, थैंक यू स्टूडेंट्स।